डॉक्टर केतन राणपरिया। आज हम लाइव टॉक शो करने जा रहे हैं जिसमें आप अपने HIV और एड्स से जुड़े सवाल पूछ सकते हो। आज यदि आप मेरे से सवाल पूछना चाहते हो तो मेंबर्स बनकर ज्वाइन कर चैनल्स के मेंबर्स बने और आप अपना सवाल यहाँ पर पूछ सकते हो। ज़्यादातर लोग मुझे जो व्हाट्सएप के थ्रू ऑनलाइन कंसल्टेशंस करते हैं उनमें से 95% केसेस में वो एक्सपोजर के रिलेटेड होते हैं। तो जब तक आगे लोगों का सवाल आए तब तक हम एक्सपोजर की जो बेसिक चीज़ें हैं मैं आपको समझाता हूँ। पहला कि जब भी आपका एक बार का मान लो एक्सपोजर हुआ है तो उससे बिल्कुल ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको HIV हो ही जाएगा। पहले हम देखते हैं एक्सपोजर के टाइप। हम यहाँ पर सेक्सुअल एक्सपोजर की बात करेंगे। उनमें 3 टाइप होते हैं। एक होता है ओरल, एक होता है वजाइनल और एक होता है एनल। तो सबसे अधिक रिस्क है इन तीनों के कंपैरिजन में तो वो है एनल। अब एनल की बात करें तो जो टॉप पर है उसको कम रिस्क है और जो बॉटम पे है उसको ज़्यादा रिस्क है। दूसरा रिस्क होता है वजाइनल में। उसमें मेल पार्टनर्स को कम रिस्क है और फीमेल पार्टनर्स को ज़्यादा रिस्क है। और तीसरी कैटेगरी है ओरल। ओरल में HIV ट्रांसमिट होने की संभावना प्रैक्टिकली ना के बराबर होती है। तो आमतौर पर लोग मान ले कि सिंपल किस किया है या तो लिप किस किया है या तो डीप किस किया है तो उसको ओरल सेक्स का पार्ट मानते हैं, वो ओरल सेक्स मानते हैं उसको, लेकिन वो ओरल सेक्स नहीं है। तो यदि आपने किस, लिप किस या तो डीप किस किया हुआ है तो आपको उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। उससे आपको HIV होने का कोई खतरा नहीं है। और काफ़ी बार लोग प्रोटेक्शन का इस्तेमाल किया होता है तब भी वो लोग बहुत सारे डरे हुए होते हैं। यदि आपने सही तरीके से इस्तेमाल किया है प्रोटेक्शन का तो प्रैक्टिकली आपको HIV होने का कोई खतरा नहीं है। तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और एक बात, मान लो आपने पैसे देके सेक्स किया हुआ है तब भी हर सेक्स वर्कर को HIV है ऐसा नहीं होता। आखिरी गवर्नमेंट के सर्वेलेंस के हिसाब से भारत में सिर्फ 2 से 3% सेक्स वर्कर को HIV था। तो आप बहुत ही कम संभावना होती है कि आपने किसी एक व्यक्ति के साथ एक बार सेक्स किया है, वो सेक्स वर्कर है, तब भी उसको HIV होने की। और दूसरा भी एक मिथ है, मतलब गलतफहमी है कि लोग ऐसा मानते हैं कि मान लो कोई सामने वाला इंसान को HIV है और उसके साथ में बिना कॉन्डोम कोई एक बार सेक्स करेगा तो उसको HIV हो ही जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उसकी एक संभावना होती है, लेकिन एक बार की घटना से संभावना काफ़ी कम होती है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो किसी ने वजाइनल सेक्स किया है, मेल पार्टनर को नेगेटिव है, फीमेल पार्टनर पॉजिटिव है, बिना प्रोटेक्शन भी एक बार रिलेशनशिप रखते हैं तब भी मेल को HIV हो ही जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मेल को होने की संभावना 2000 में से 1 अप्रोक्सीमेटली होती है। तो कहने का मतलब कि मान लीजिए कि 2000 पार्टनर्स है, 2000 कपल है, उनमें मेल नेगेटिव है, फीमेल पॉजिटिव है और अपने पार्टनर के साथ एक बार अनप्रोटेक्टेड सेक्स होता है, तब भी
2000 में से सिर्फ एक मेल को HIV होगा, बाकी के 1999 को नहीं होगा। लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि वो एक इंसान कौन होगा, पहला होगा, आखिरी वाला होगा, बीच वाला होगा। तो सबसे पहले आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपसे एक बार गलती हो गया है तो उस गलती से बहुत ज़्यादा डरे मत, लेकिन उस पर सीख लेकर अगली बार वो गलती ना दोहराए, उतना ध्यान रखें। और जब भी किसी का एक्सपोजर होता है तो उसके बाद उसको ख्याल आता है कि मैंने प्रोटेक्शन इस्तेमाल नहीं किया था या तो फट गया था, तो काफ़ी डर जाता है। और HIV ऐसा सब्जेक्ट है कि लोग आमतौर पर अपने दोस्तों से या तो अपने डॉक्टर से बात करने में शर्माते हैं या तो संकोच अनुभवते हैं। तो उसके लिए इस रास्ता निकालते हैं यूट्यूब या तो गूगल्स पर सर्च करके। तो सबसे ज़्यादा HIV के बारे में सर्च होने वाली कोई चीज़ है तो है HIV के सिम्टम्स के बारे में। जब भी किसी का HIV का एक्सपोजर होता है तो वो यूट्यूब पर जाकर सर्च करता है HIV सिम्टम्स, और वो ट्राई करता है कि उसको एक्सपोजर से कहीं उसको HIV हो तो नहीं गया, और यदि हो गया है तो इस किस्म के सिम्टम से उसको पता चल जाए। लेकिन मैं आपको एक बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ बताता हूँ कि आप एक्सपोजर के बाद HIV के सिम्टम्स के बारे में पढ़ के, देख के, जान के आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, आपका डर बढ़ेगा। क्योंकि एक्सपोजर के बाद आप सिम्टम्स के आधार पर आपको HIV है कि नहीं वो पता नहीं लगा सकते। यदि आपका एक्सपोजर हुआ है तो आपको कंफर्म करना है कि आपको HIV है या नहीं, तो उसके लिए आपको टेस्ट कराना अत्यंत आवश्यक है। अब कौन सा टेस्ट कब कराना चाहिए वो हम बाद में देखेंगे। पहले आते हैं वापस लक्षण यानी कि सिम्टम्स पर। तो एग्जाम्पल के तौर पर एक लक्षण है बुखार। एक्सपोजर के बाद एक्यूट रेट्रोवायरल सिंड्रोम का एक लक्षण है बुखार। तो मान लो किसी इंसान को बुखार आता है एक्सपोजर के बाद, तो उसको ऐसा ही लगने लगता है कि उसको HIV होने के सिम्टम्स की शुरुआत हो चुकी है और मुझे HIV हो ही जाएगा। लेकिन HIV सिर्फ बुखार के जो बुखार है वो सिर्फ HIV में आता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बुखार आने के लिए उससे अलावा भी, HIV के अलावा भी 100 किस्म के और कारण हो सकते हैं, जैसे कि किसी को मलेरिया हुआ, टाइफाइड, डेंगू या तो कोई भी और तकलीफ। तो 100 किस्म की मेडिकल बीमारियों में बुखार आता है। तो आप कैसे जजमेंट लेंगे कि ये बुखार किसी और बीमारी के कारण था कि फिर आपको HIV के एक्सपोजर के कारण। और एक सिम्टम्स आता है वीकनेस। HIV एक्सपोजर के बाद सिम्टम्स की लिस्ट में एक्यूट रेट्रोवायरल सिंड्रोम्स के लिस्ट में आता है वीकनेस। अब वीकनेस एक बहुत सामान्य किस्म का सिम्टम्स है। मान लो हमने बहुत ज़्यादा काम कर लिया तब भी हमको वीकनेस फील हो सकती है। हमने ठीक से नींद नहीं लिया तब भी हो सकती है। ठीक से हमने खाना नहीं खाया तब भी हो सकती है। और HIV के बाद, एक्सपोजर के बाद लोग घंटों तक यूट्यूब और गूगल्स पर देखते रहते हैं, तो उसका पर्सनल जो लाइफ है वो भी इम्बैलेंस हो जाता है, बैलेंस नहीं रहता। मतलब उसका स्लीप है, वो सोने का घंटा, जो जितना घंटे सोता था, मान लो कि पहले वो 8 घंटे सो रहा था, तो धीरे धीरे उसका सोने के आवर्स कम होते जाएंगे, 7, 6, 5, 4, 3। उसको टेंशन के कारण बार बार वो यूट्यूब पर, गूगल पर देखता रहेगा, तो उसका डर बढ़ता जाएगा, क्योंकि उसको समझ में नहीं आएगा कि यूट्यूब और गूगल्स पर कौन सी चीज़ सही है, कौन सी गलत है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से अपोजिट हो, ऐसा भी हो सकता है। कौन सी लेटेस्ट है, कौन सी पुरानी है, कौन सी स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने लिखा हुआ है, कौन से नॉन स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने लिखा हुआ है, कौन सी इन्फॉर्मेशन किस गाइडलाइन के हिसाब से है। तो जितना ही जैसे जैसे यूट्यूब और गूगल्स पर पढ़ता जाएगा, वैसे वैसे उसका कन्फ्यूज़न और डर दोनों बढ़ता जाएगा। तो मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है
कि आप बेसिक इन्फॉर्मेशंस के लिए ही यूट्यूब और गूगल का इस्तेमाल करें, और मेरे ख्याल से वो 1 या 2 दिन उसके लिए पर्याप्त होते हैं। और मैंने देखा है कि लोग महीनों तक इसके बारे में सुबह और शाम देखते रहते हैं, तो वो एक किस्म के एंग्जाइटी यानी कि चिंता की बीमारी के रूप में आपके दिमाग के अंदर आएगा। बाद में ऐसा होगा कि रिपोर्ट तो आप करा लेंगे, वो भी नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन बहुत सारा पढ़ने और देखने के बाद आपके विचारों के अंदर जो डर, चिंता या तो फोबिया आ चुका है, उसको जाने में आपको काफ़ी दिक्कत हो सकती है और आप उसको ना भी छोड़ पाओ, क्योंकि तब तक आपका जो बेसिक लाइफस्टाइल है वो डिस्टर्ब हो चुका है। आपके सोने का, खाने का, फिजिकल एक्टिविटी का, आपका रूटीन वर्क का सब कुछ डिस्टर्ब हो चुका है, क्योंकि जब आप महीनों तक ऐसा ही यूट्यूब और गूगल्स पर देखते रहते हो। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप बेसिक इन्फॉर्मेशन 1 या 2 दिन में लेकर उसके बाद यूट्यूब और गूगल्स पर इस चीज़ के बारे में हद से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा ना देखें, वरना आपके डर के कारण आपको कुछ सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे कि थकान लगना, बॉडी में दर्द होना, थोड़ा सा बुखार जैसा लगना। तब आप उसको डिफ्रेंशिएट, मतलब आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि ये सिम्टम्स HIV के एक्सपोजर के बाद HIV के कारण है कि आपके दिमाग के डर के कारण है। और बाद में आपके शरीर के अंदर तो HIV नहीं होगा, लेकिन आपके विचारों में और आपके डर के अंदर HIV ज़रूर होगा, तो उसको निकालना और ज़्यादा मुश्किल होगा। तो आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। एक बार बेसिक इन्फॉर्मेशन लेकर उसके डॉक्टर, HIV एड्स के स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलकर एक बार कंसल्टेशन कर बात कर अपने प्रॉब्लम्स को वहाँ पर ही छोड़ दीजिए। आप यूट्यूब और गूगल्स पर देखकर डॉक्टर ना तो बन सकते हैं और ना तो डॉक्टर के जगह पर गूगल और यूट्यूब आपका डिसीजन ले सकता है। तो ये बात थी लक्षणों पर। अब बार बार पूछा जाने वाला सवाल होता है टेस्ट के बारे में। तो सिर्फ एक ही किस्म का टेस्ट कराने की ज़रूरत होती है, लेकिन उसका टाइमिंग सही होना चाहिए, उसको बोलते हैं विंडो पीरियड्स। विंडो पीरियड का मतलब ये होता है कि जब भी किसी इंसान के अंदर HIV का वायरस जाता है तो उसके कुछ समय बाद आप रिपोर्ट करा सकते हो। यदि मान लो किसी इंसान के अंदर आज HIV का वायरस गया और आपने दूसरे दिन टेस्ट कराया, तो टेस्ट में रिपोर्ट में नेगेटिव आएगा, मतलब कि HIV का वायरस शरीर के अंदर होते बावजूद भी दूसरे दिन नहीं आएगा। तो मतलब कि आपको कुछ दिन इंतज़ार करना है और उसके बाद वो रिपोर्ट्स कराना है। तो उसको बोलते हैं विंडो पीरियड्स। हर एक टेस्ट का विंडो पीरियड अलग अलग हो, ऐसा हो सकता है कैटेगरी वाइज। मान लो कि आप PCR टेस्ट कराते हो, क्वालिटेटिव टेस्ट कराते हो, तो फिर उसका भी आपको 17 डेज 17 दिन के बाद कराना है। मान लो आप एंटीजन और एंटीबॉडी यानी कि कॉम्बो या तो DO टेस्ट कराते हो, उसका कॉम्बो का विंडो पीरियड 45 दिन के बाद है। तो 45 दिन के बाद आप कभी भी करा सकते हो। ऐसा नहीं कि 45 दिन पे कराया तो फिर आप 50 दिन पे नहीं करा सकते हो। 45 दिन के बाद कभी भी करा सकते हो, 5 साल बाद भी करा सकते हो, 10 साल बाद भी करा सकते हो। और यदि आप सिंपल से एंटीबॉडी टेस्ट करा सकते हो, कराने वाले हो, तो आपको 3 महीने के बाद कराना है। और यदि वो रिपोर्ट्स आपका नेगेटिव आ जाता है तो आपको बार बार रिपोर्ट्स कराने की ज़रूरत नहीं है। इन 3 कैटेगरी में से PCR, एंटीजन प्लस एंटीबॉडी या तो एंटीबॉडी, 3 कैटेगरी में से सिर्फ एक ही रिपोर्ट कराना है। और यदि एक रिपोर्ट आपका नेगेटिव आया, समय से हिसाब से किया है, तो आपको बार बार रिपोर्ट कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। लोग ऐसा समझते हैं कि ऐसा उसका डिटेक्ट नहीं होता, वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन का वैक्सीन लिया तो उसका रिपोर्ट में गलत आ जाएगा, ये बुखार हुआ तो रिपोर्ट में गलत आए। तो वो सब चीज़ें आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके लिए आप डॉक्टर्स की मदद लीजिए। और आपको रिपोर्ट के नीचे बहुत सारी चीज़ें लिखा होता है, वो प्रैक्टिकली वो पेशेंट्स को पढ़ने के लिए नहीं होती, क्लाइंट को पढ़ने के लिए नहीं होती, वो एक डॉक्टर्स को पढ़ने के लिए होती है। वो यदि जो भी कुछ रिपीट टेस्टिंग कराना होगा कि वो भैया या तो कन्फर्म टेस्ट कराना होगा, तो वो आपको डॉक्टर्स आपको बताएंगे। दूसरा है लोग वेस्टर्न ब्लॉट एक्सपोजर के बाद तुरंत करा लेते हैं। तो समझिए कि वेस्टर्न ब्लॉट एक किस्म का कन्फर्मेटिव टेस्ट है, वो स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है। तो आपको जब तक आपका रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आए, जिसका भी नहीं होता,
तब तक उस इंसान को वेस्टर्न ब्लॉट रिपोर्ट कराने की आवश्यकता नहीं है। जब भी किसी का कोई रिपोर्ट पॉजिटिव आता है तो या तो उसको कंफर्मेशन करने के लिए या तो स्क्रीनिंग के रिपोर्ट्स में कोई कन्फ्यूज़न हो तो उसको कंफर्म करने के लिए सिर्फ वेस्टर्न ब्लॉट का इस्तेमाल होता है। तो आप डायग्नोसिस करने के लिए, निदान करने के लिए वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट का इस्तेमाल ना करें। कुछ लोग CD4 का रिपोर्ट भी करा लेते हैं, तो HIV का निदान CD4 के रिपोर्ट से आधार पर नहीं होता, तो कभी भी CD4 का रिपोर्ट्स ना कराएं। और तीसरा, HIV का निदान वायरल लोड के रिपोर्ट से सीधा सिर्फ वायरल लोड के रिपोर्ट से नहीं हो पाता, क्वांटिटेटिव टेस्ट से नहीं हो पाता। तो आप अपना HIV का निदान करने के लिए कभी भी वेस्टर्न ब्लॉट, CD4 काउंट और क्वांटिटेटिव टेस्ट का इस्तेमाल ना करें। आप सिंपल PCR क्वालिटेटिव टेस्ट या तो एंटीजन प्लस एंटीबॉडी टेस्ट या तो सिर्फ एंटीबॉडी टेस्ट का इस्तेमाल करें। लोग अक्सर ऐसा भी पूछते हैं कि HIV पॉजिटिव मान लो कोई आ गया, उसको डर का कारण सबसे बड़ा यही होता है कि उसको ऐसा लगता है कि जिस इंसान को HIV हुआ तो वो मर जाता है। तो वो वैसा बिल्कुल नहीं है। आज के ज़माने में मॉडर्न साइंस के साथ यदि किसी इंसान को HIV पॉजिटिव भी आता है तो वो इंसान भी हर रोज़ की एक गोली खाकर अपनी पूरी ज़िंदगी स्वस्थ रूप से बिना तकलीफ लंबे समय तक जी सकता है। आया तो उसकी लाइफ बाद जितना जो HIV नेगेटिव लोग हैं वो ऐसे उतना ही जी सकता है। तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार गलती हो गया तो सबसे, और कुछ लोग ऐसा भी है कि उसको पछतावा बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसको गिल्टी फीलिंग हो जाता है। तो गिल्टी फीलिंग के कारण ही वो HIV का प्रॉब्लम तो साइड में हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो वैसे वैसे वो अपना दिमाग पर उसका असर काफ़ी होने लगता है और उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी शुरू हो सकते हैं। तो याद रखिए, एक बार आपसे गलती हुई तो उस पर सीख लेकर दोबारा ना हो वैसा ध्यान रखें। और इसके पीछे बहुत ही सारा आपको अफसोस करना या तो गिल्टी फीलिंग करने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये HIV के एक्सपोजर से जुड़े लगभग हमने हर चीज़ यहाँ पर बात कर लिया। हर एक्सपोजर्स में HIV हो जाता है वैसा भी नहीं होता। हर सेक्स वर्कर HIV पॉजिटिव हो वैसा भी नहीं होता। HIV के लक्षण आपको आपके डायग्नोसिस में एक्सपोजर के बाद कुछ काम के चीज़ नहीं है, तो उसके बारे में ना तो पढ़ें और ना तो उसको ऑब्जर्व करें। और टेस्ट के बारे में आपको सिर्फ एक सही टेस्ट सही किस्म की कराना है, और एक बार सही टेस्ट सही किस्म की आपने करा लिया तो उसके बाद आपको बार बार कोई रिपोर्ट कराने की आवश्यकता नहीं है। एक्सपोजर के बाद एक चीज़ HIV के इन्फेक्शन की जगह पर एक मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा क्रिएट हो जाता है। तो आपको एक यदि बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने ले लिया है और उसके बाद भी आपका प्रॉब्लम्स में से साइकोलॉजिकली हो रहा है, तो आपको HIV के बारे में और अधिक जानकारी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको विचारों को ऑब्जर्व करना है कि क्या आप ज़रूरत से ज़्यादा हर चीज़ पर डाउट कर रहे हो, आपका डर आपके लॉजिक पर हावी होता जा रहा है, और आप जो डिसीज़न पहले आराम से ले सकते थे वैसे अब नहीं ले पा रहे हो। और कुछ लोगों को ऐसा भी फोबिया होता है कि मान लो कि लेबोरेटरीज़ में आप HIV से कोई भी टेस्टिंग कराने गए तो घर आकर उसको ऐसा लगता है कि उस इंसान ने नीडल्स चेंज किया होगा कि नहीं किया होगा, सिरिंज चेंज किया है कि नहीं किया है। तो ये सिर्फ आपका डर है। आज के टाइम में कोई भी लेबोरेटरीज ऐसा दोबारा रीयूज़ कर नीडल या सिरिंज का इस्तेमाल नहीं करती। ये सिर्फ आपका डर है। कुछ लोग उसके बाद वापस मान लो एक्सपोजर के बाद HIV का टेस्टिंग कराने जाते हैं, रिपोर्ट नेगेटिव आता है, तो उसको एक्सपोजर के कारण जो डर था वो तो चला गया, बाद में उसको वो डर आ जाता है कि वो जो सिरिंज या नीडल इस्तेमाल किया वो तो कहीं मिस के उसने रीयूज़ तो नहीं किया है ना। तो देखिए, आपका डर एक चीज़ से दूसरे चीज़ पर शिफ्ट हो रहा है, उसका मतलब अब ये HIV का प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका विचारों का प्रॉब्लम से, डर का प्रॉब्लम से।
तो आपको फिर आपको मेंटल हेल्थ पर फोकस करना है। उसके बाद आपको, यदि आपको डर बहुत ज़्यादा है तो समझ लीजिए आपने ज़रूरत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आपके पास आ चुकी है। आप HIV और एड्स की इन्फॉर्मेशन को स्टॉप करें और मेंटल हेल्थ कैसे रिबिल्ड करा जाए, जैसे कि आप अपने फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा सकते हो, सोशल एक्टिविटी बढ़ा सकते हो, स्क्रीन टाइम कम कर सकते हो। जैसे कि यदि आप बहुत घंटों तक में इसके मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हो, अभी मान लो HIV के बारे में, तो आपको मोबाइल, लैपटॉप या टीवी पर स्क्रीन टाइम को कम करना है। आपकी फिजिकल एक्टिविटी वो कुछ भी हो सकता है आपके चॉइस के हिसाब से, चलना, दौड़ना, स्विमिंग, साइकिलिंग, जिम, डांसिंग, योगा, प्राणायाम, कुछ भी आप अपना फिजिकल एक्टिविटीज़ को ऐड करना है। जब भी आप स्ट्रेस में, मान लो HIV का स्ट्रेस से समय से गुजरे हो, तो फिर मीन्स कि आपने ज़्यादातर वक्त मोबाइल पर या तो टीवी पे, लैपटॉप पर गुजारा है, तो आपका सोशल्स कनेक्शन, सोशल्स कांटेक्ट कम हो गया है, आपको पता भी नहीं चला है। तो आपको वापस अपना सोशल एक्टिविटी, सोशल नेटवर्किंग आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके कलीग के साथ या तो आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ आपको ज़्यादा वक्त बिताना है। और यही कुछ लोग बहुत सारे डॉक्टर से बार बार पूछते रहते हैं, तो आप बहुत सारे लोगों से पूछोगे तब भी आपका कन्फ्यूजन्स बढ़ेगा। आपने एक या दो डॉक्टर से पूछ लिया, आपको रीजनेबल आंसर मिल गया, तो फिर उसको क्रॉस चेक करने के लिए आपको बहुत बार बार अलग अलग दूसरे डॉक्टर से मिलकर उसके बारे में आपको कंसल्टेशंस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दो ओपिनियंस ले लिया इनफ है। और उसके बाद उसको आप ओपिनियंस को अपने जीवन में अप्लाई करो और आगे बढ़ो। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आज मैंने आपको HIV से एक्सपोजर के जुड़े हर बेसिक पहलू पर मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दिया है। यदि अभी तक आप हमारे चैनल्स के मेंबर्स नहीं बने हो तो आज ही मेंबर चैनल्स को ज्वाइन कर मेंबर बन सकते हो, तो जिससे आपके लिए 4 स्पेशल बेनिफिट्स रहेंगे। मेंबर्स के लिए रहेगा स्पेशल वीडियोस, इस तरह के जो लाइव टॉक शोज होते हैं उसमें आप लाइव क्वेश्चंस पूछ सकते हो, तो आपको क्वेश्चंस का आंसर्स टाइम पे मिल जाएगा। जब भी हम वीडियो का प्रीमियर शो रिलीज़ करते हैं, नया वीडियो रिलीज़ करते हैं, उस समय पर लाइव चैट कर सकते हो। आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन टाइप कर चैट बॉक्स में मेरे साथ आंसर पा सकते हो, और मेंबर्स वीडियो में कमेंट्स कर उसके अपने सवाल का जवाब मिल पाएगा। और हम हर शनिवार और रविवार दोपहर को 1 बजे या तो नया वीडियो रिलीज़ करते हैं या तो हम लाइव टॉक शो करते हैं। तो थैंक यू, हम अगले हफ्ते वापस मिलेंगे।